हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस की जो PYQ हैं 29 जुलाई में जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होना है, उससे संबंधित मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज लेकर के आया हूं, जिस कड़ी में मैं कई सब्जेक्टों का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज मैं इसी से संबंधित भारतीय संविधान के बारे में बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान से कौन कौन से पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप आप जो है इन क्वेश्चनों को पढ़कर अपने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं बात करता हूँ बारी बारी से। और हाँ, एक बात और बता दूँ कि मैं इतने कम समय में आपके लिए पूरा संविधान तो नहीं समझा सकता, लेकिन संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल बताता हुआ और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हुआ चलूँगा। आई होप आप समझ पाएंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले प्रस्तावना से। तो भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है उससे जो क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना में जो 4 शब्द दिए गए हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इनका सीरियल पूछ लेता है। उसके बाद प्रस्तावना से पूछता है जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था, तो उसमें जो जो धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष किया गया था, तो वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि धर्मनिरपेक्ष की जगह क्या लिखा गया था, तो वो पंथ निरपेक्ष वर्ड यूज किया गया था। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन से 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये 3 वर्ड जोड़े गए। तो प्रस्तावना में बस यहीं से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। कभी कभी पूछ लेता है, हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि इसका सीरीज क्या है। तो इसमें सीरीज है एक भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना की सीरीज है उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, यानी ये जो 5 वर्ड हैं इनका सीरियल पूछ लेता है कभी कभी कि कौन कौन से शब्द हैं इसमें। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, तो इसके लिए याद रखें सीरीज पूछ लेता है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ से लिया गया है, यानी कौन सा प्रावधान संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमेरिका से कौन कौन सा प्रोविज़न है जो अमेरिका से लिया गया है भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में सबसे पहले अमेरिका से जो है बात करते हैं प्रस्तावना के शब्द, यानी हम भारत के लोग, ये अमेरिका से लिया गया है। सबसे पहले हम अमेरिका की बात करते हैं, तो प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग। दूसरा मूल अधिकार, तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, PIL, वित्तीय आपात, विधियों का समान संरक्षण, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से यानी लिया गया है विधि का शासन, विधि के समक्ष समता। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आर्टिकल 14 में 2 चीज़ दी गई हैं। पहला है विधि के समक्ष समता, दूसरा विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के जो समक्ष समता है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, और जो विधियों का समान संरक्षण है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो दोनों पूछ लेता है कभी कभी कौन सा कहाँ से लिया गया, तो स्टूडेंट लगा देता है कि ब्रिटेन से लिया गया, क्योंकि 2 चीज़ हैं, आर्टिकल एक ही है, तो दोनों चीज़ अलग अलग से ली गई हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट, सिंगल सिटीजनशिप और संसदीय विशेषाधिकार, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनाडा से क्या लिया गया है। तो कनाडा से पूछता है केंद्र और राज्य का संबंध और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार की जो है, और संघात्मक व्यवस्था, ये कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। पूछ लेता है कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है। तो ये प्रस्तावना की भाषा का जो प्रावधान है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी यहाँ से जो क्वेश्चन उठता है ज़्यादातर यही उठता है कि DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो आयरिश अर्थात आयरलैंड से लिया गया है। वहीं हम बात करते हैं जो मूल कर्तव्य हैं यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो USSR यानी रूस से ली गई हैं। और पूछ लेता आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया है। और संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये भी अधिकतम पूछता है, तो वह दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। तो ये कौन सा कहाँ से लिया गया है ये पूछता है। बाकी नेक्स्ट हम बात करते हैं
देखिए, संविधान की जो प्रारूप समिति थी, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे जब संविधान बना था, तो उसके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो हम देखते हैं कौन जो स्वतंत्रता से पहले जो समितियाँ बनी थी, उस समिति में कौन कौन किस किस समिति का अध्यक्ष था। तो हम सारी समितियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में समितियों के बारे में, जैसे संघ शक्ति समिति जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, राज्यों के लिए जो समिति थी वो पंडित नेहरू ही थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, परामर्श समिति के सरदार पटेल थे, राष्ट्रीय ध्वज समझौता संचालन समिति वित्तीय कर्मचारी समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संविधान की कार्यकारिणी समिति जो थी, यानी संविधान की जो कार्यकारिणी समिति थी उसके जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर तो थे, वो अध्यक्ष थे, लेकिन इसके अलावा 6 सदस्य और थे, जिसमें कभी कभी पूछ लेता है कि एल गोपाला स्वामी अयंगर इसके, और दूसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे थे सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, चौथे थे के.एम. मुंशी, पाँचवें थे एन माधवन राय, छठे थे डी.पी. खेतान जो 1948 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके पश्चात टी.टी. कृष्णमाचारी जो उनके बाद सदस्य बने थे। तो ये 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये 7 सदस्यों की समिति थी। जो ड्राफ्टिंग समिति थी वो 7 सदस्यों की समिति थी, जो 19 अगस्त 1947 में बनी थी। वहीं हम बात करते हैं जो संविधान दिवस है। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत 2015 से हुई, जो भीमराव अम्बेडकर की जयंती के 125वें जन्म दिवस पर से स्टार्ट हुआ था, यानी संविधान दिवस मनाना ये 2015 से स्टार्ट हुआ था। जो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उसी दिन को यानी 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट और क्या है इसमें। हाँ, एक क्वेश्चन आ जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर क्या नाम था उनका, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जो बाद में परिवर्तित होकर भारत की यह संविधान की प्रस्तावना बना था। और हम बात करते हैं, और हाँ कभी पूछ लेता है जो संविधान सभा थी, तो उसकी प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यानी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 जून 1946 को बने। यानी सच्चिदानंद सिन्हा 2 दिन के लिए बने थे जो अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बना दिए गए। वहीं जो है अगर संविधान के अंगीकृत की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। इस जो संविधान सभा के जो कुल सदस्य थे, कुल सदस्यों संख्या थी 389 जो ब्रिटेन प्रांत से थे 292, देशी रियायतें थी 93, कमिश्नरी क्षेत्र थे 4, जिसमें महिला सदस्य जो थी वो 15 थी। और यहाँ से पूछ लेता है क्वेश्चन की जो संविधान सभा थी उसमें जो है महिला सदस्य कितनी थी। तो उसमें महिला सदस्य थी 15, और एससी के जो सदस्य थे वो 26 थे, एसटी के जो थे वो 33 थे। तो कभी कभी पूछ लेता है कि एससी के कितने सदस्य थे, या महिलाओं से कितने सदस्य थे। तो 15 महिला सदस्य थीं, एससी से 26 सदस्य थे। वहीं संविधान की अंतिम बैठक जो हुई थी, पूछ लेता है कभी कभी कि संविधान की अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 नवंबर 1950 को हुई। यानी संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को प्रथम। और जो सबसे पहले हम बात करें, प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो स्थायी अध्यक्ष थे वो 11 दिसंबर 1946 को बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और पूर्ण रूप से जो है लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इतना हम इसके बारे में
जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। बाकी आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या क्या प्रावधान। चलिए हम अब सीधा संविधान के अनुच्छेदों पर आ जाते हैं। तो हाँ, अनुच्छेद से पहले मैं एक जानकारी और दे दूँ। संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग हैं। यानी बेशक संविधान में पार्ट ए जैसे 4A 14A 9A 9B ऐसा करके जोड़ दिया गया है, लेकिन मूल रूप से संविधान में अभी भी अगर पूछा जाता है कि संविधान में कितने भाग हैं, तो संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं, 395 ही अनुच्छेद माने जाते हैं। वैसे तो 460 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं, लेकिन हम जब आर्टिकल पूछता है तो मूल रूप से जो 395 थे वही अनुच्छेद हैं। जो 460 प्लस हैं तो वो जैसे जोड़ दिया 38 39A जोड़ दिया, 21A जोड़ दिया या 51A जोड़ दिया, ऐसे करके जोड़ कर करें, लेकिन मूल रूप से आज भी 395 ही अनुच्छेद हैं। तो कहीं भी पूछता है तो 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, 22 भाग हैं। तो बाकी हम बात करते हैं बारी बारी से कि कौन सा भाग में कौन से अनुच्छेद में क्या बोला गया है। तो जैसे भाग 1 है, भाग 1 बात करता है संघ और राज्य क्षेत्र की, जो आर्टिकल 1 से 4 तक है। तो इसमें जो पूछता है ज़्यादातर आर्टिकल 1 2 3 पूछता है। आर्टिकल 1 में दे रखा है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 में दे रखा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 3 में जो है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन, यानी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की जो बात करता है वो आर्टिकल 3 बात करता है। वही हम बात करें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो भाषाई आधार पर राज्य बना था वो 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश बना था। तो कभी कभी पूछ लेता कि भाषाई आधार पर भारतीय संविधान में कौन सा राज्य जोड़ा गया। तो भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य बना था। यानी आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना था। बात हैं 69 में जो संविधान संशोधन हुआ था, यानी 69 में संविधान संशोधन में जो है दिल्ली को NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संशोधन द्वारा घोषित किया गया था। 69 में संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, जिसमें आर्टिकल 239A जोड़ा गया, यानी 239A आर्टिकल जोड़ा गया था, जिसमें दिल्ली को NCR का दर्जा प्रदान किया गया था। वही दादरा नगर हवेली और दमन और दीव यानी दोनों को मिलाकर 2020 में एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों को एक जगह मिला करके जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव दोनों को मिलाकर 2020 में एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और ये नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 2। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जो आर्टिकल 5 से 11 तक है, जिसमें जो है हम बात करते हैं नागरिकता से संबंधित। तो आर्टिकल तो कम ही पूछता है यहाँ से, बाकी मैं मोटा मोटा बता दूं। अनुच्छेद 5 बात करता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आर्टिकल 6 बात करता है जो पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है उनसे संबंधित नागरिकता। आर्टिकल 8 बात करता है NRI जो आया था, आर्टिकल 8 से संबंधित था, जो बात करता है भारतीय मूल के वैसे लोग नागरिक अधिकार जो भारत से बाहर रह रहे हैं तो उनके लिए नागरिकता की बात करता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 बात करता है स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता जो प्राप्त कर ली है उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी, यानी जो विदेशी नागरिक हो गए हैं उनके भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। ये बात करता है आर्टिकल 19। वहीं आर्टिकल 11 जो बात करता है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का विनियमन, यानी रेगुलेशन, जो नागरिकता से संबंधित अधिकार है उनका रेगुलेशन की बात करता है आर्टिकल 11। वहीं हम बात करते हैं 2019 में जो नागरिकता संशोधन बिल अधिनियम आया था वो जो है कब आया था और कैसे आया था। तो ये जो है इसमें 5-6 तरह के लोग शामिल थे। जो व्यक्ति अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के जो सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय से संबंध रखता है, जो 31 दिसंबर 2014 या उसके पूर्व भारत में प्रवेश किए हैं, उनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं, तो उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।
तो भारत में निवास की अवधि को घटाकर 11 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। तो नागरिकता संशोधन बिल में जो अधिनियम आया था 2019 का, उसमें इन यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई की बात की गई थी। वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ अनुच्छेदों की। भाग 3 की मूल अधिकार। तो मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। भाग 3 में है, यानी मूल अधिकार की हम बात करते हैं, फंडामेंटल राइट की, तो सबसे पहले ये अमेरिका से लिया गया है प्रावधान है। आर्टिकल 12 से 35 तक है और ये भाग 3 में है संविधान के। देखिए, मैं तेज़ी से बताने की कोशिश करता हूँ जिससे सारा संविधान कवर हो जाए छोटी सी वीडियो में, क्योंकि इतना डिटेल में बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा आर्टिकल के बारे में बताता हूँ। आप उन आर्टिकल को संविधान के बेयर एक्ट से रेफ़र कर सकते हैं। तो मैं आर्टिकल बताता जाता हूँ और आप उन्हें देखते जाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 12 हो गया। आर्टिकल 13 पढ़ना है, 14 पढ़ना है। 14 में 2 चीज़ मैंने बताई थी, विधि की समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता जो है ब्रिटेन से लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण जो अमेरिका से लिया गया है प्रावधान। तो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना। वहीं आर्टिकल 15 पढ़ना है। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आर्टिकल 15 में 5 तरह की बातों का ध्यान रखना जिनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 चीज़ आर्टिकल 15 में दी गई हैं। इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं हम आर्टिकल 16 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 जो है ये बात करता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास, यानी इसमें 7 चीज़ हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में जो है, आर्टिकल 15 में 5 तरह की बात की गई है, आर्टिकल 16 2 में 7 तरह की बात की गई है। चीज़ एक ही है, बस उसमें 2 चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ दी हैं, एक निवास, एक उद्भव, जबकि आर्टिकल 15 में 2 नहीं है। वहीं है आर्टिकल 15 में जो है कुछ क्लॉज भी पढ़ना है, तो मैं मोटा मोटा बताता चलता हूँ, बेयर एक्ट के हिसाब से देख लेना। आर्टिकल 15 क्लॉज 2A में बात की गई है, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 2B कुआं, तालाब, स्नान घाटों, सड़कों समागम। आर्टिकल 15 स्त्रियों, बालकों के लिए विशेष उपबंध। आर्टिकल 15(4) यानी 15 क्लॉज 4 SC ST शिक्षण संस्थानों में स्थापना। आर्टिकल 15(5) SC ST जो प्रवेश पाएंगे उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं आर्टिकल 15 क्लॉज 6 मतलब 15 क्लॉज 6 जो है वो 103 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया था, जो 10% EWS के लिए आरक्षण दिया गया था। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जुड़ा था, वहीं आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जुड़ा था, जो 103 में संविधान संशोधन से जुड़ा गया था, जो 10% आरक्षण की बात करता है EWS के लिए। वहीं आर्टिकल 16 जो पढ़ना है उसका क्लॉज 4A पढ़ना है। 4A में क्या दे रखा है, यहाँ से पूछ लेता है कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया। तो क्रीमी लेयर का सिद्धांत भारतीय अनुच्छेद के जो है आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में दिया गया है। वहीं हम बात करते हैं इसमें 4 क्लॉज A के लिए जो है कभी कभी कैरी फॉरवर्ड का नियम, कैचअप का नियम या क्रीमी लेयर का सिद्धांत, ये 3 नामों से आर्टिकल 16 क्लॉज 4A पूछ लिया जाता है। तो 16 क्लॉज 4A जो है वो रामानंद समिति के द्वारा जोड़ा गया था, यानी यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछता है कि आर्टिकल 16 4A जो है उसमें क्या क्या प्रावधान है। एक तो क्रीमी लेयर का सिद्धांत है, जो इंदिरा साहनी वाला केस आया था, दूसरा कैरी फॉरवर्ड का नियम, तीसरा कैचअप का नियम, चौथा ये जोड़ा गया था रामानंद समिति के द्वारा। तो जो 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। वहीं जो है जो आर्टिकल 17 है उसमें अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, यानी अनटचेबिलिटी की बात करता है और पूछ लेता है कभी कभी। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 से 22 तक दे रखा है। आर्टिकल 19 में जो है 7 तरह की स्वतंत्रताएं दे रखी थी, जिसमें से जो एक स्वतंत्रता है वो 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। तो इसका सीरियल कभी कभी पूछ लेता है मिलाने के लिए। तो इस वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में जो दे रखा है
फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में जो क्लॉज वाइज दे रखे हैं ABCDEFG कर गए, तो उसे हम सीरियल वाइज जानने की कोशिश करें। जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में क्या दे रखा है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। वहीं 19(1)B जो है सम्मेलन की बात करता है। C समागम या संघ बनाने की बात करता है। D भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने की बात करता है। E निवास या कहीं भी बस जाने की बात करता है। F मैंने बता ही दिया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको जो है निश्चित कर दिया गया। और G जो है वो बात करता है व्यापार या कारोबार करने की। वहीं हम जो है 19 क्लॉज 2 की बात करते हैं, तो वो 19 क्लॉज 1A पर रिस्ट्रिक्शन की बात करता है यानी जो है इस पर निर्बंधन की बात करता है। वहीं प्रकाशन का अधिकार हुआ या RTI हुआ जानने का अधिकार, वो जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1A जो फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रखा है उसी से जो है वो वैधता प्रदान करता है। वहीं हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की, तो आर्टिकल 20 जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात, वो 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण और जो है दोहरे दंड से संरक्षण, जिसे हम प्राग दोष मुक्ति का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो दोहरे दंड से संरक्षण बोलते हैं, प्राग दोष मुक्ति से संरक्षण बोलते हैं। वहीं हम डबल जीओपार्डी बात करते हैं इसकी। नेक्स्ट है आत्म अभिशंसन का संरक्षण जो 20 क्लॉज 3 में दे रखा है। नेक्स्ट हम अनुच्छेद की बात करते हैं आर्टिकल 21 प्रांत एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। वही इसमें आर्टिकल 21 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। भारतीय संविधान में सबसे बड़ा अनुच्छेद आर्टिकल 21 ही है। इसमें जो कहीं भी अधिकार नहीं दिया गया है समझ लो वो आर्टिकल 21 में दिया गया है। आर्टिकल 21A जो जोड़ा गया था वो राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था, वो 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। तो आर्टिकल 21A याद करके जाना कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वहीं हम बात करते हैं आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में जो है आर्टिकल 25 का स्पष्टीकरण एक ज़रूर देख कर जाना। कभी कभी पूछ लेता है कि जो सिख हैं उन्हें कृपाण धारण करना या लेकर चलना सिख धर्म में जो दिया गया है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण 1 में दिया गया है। जो सिखों को कृपाण धारण करने का या लेकर चलने का अधिकार है वो आर्टिकल 25 के स्पष्टीकरण 1 में दिया गया है। आर्टिकल 26 पढ़ना है, 28 पढ़ना है, 29, 30 पढ़ना है। आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों की बात करता है, जिसमें 5 तरीके की रिट दी गई हैं। तो कभी कभी रिट पूछ लेता है तो रिट जरूर देख कर जाना, जिसमें पहला परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, 5 तरीके की रिट दी गई हैं जो आर्टिकल 32 में दी गई हैं। इसके लिए देख करके जाना है। वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भाग 4 में दिए गए हैं, जो आयरलैंड से लिए गए हैं, जो आर्टिकल 36 से 51 तक में है। इन्हें जो है संविधान की आत्मा बोला है ग्रैमनेल ऑस्टिन ने। प्रोफेसर KT शाह ने DPSP यानी डायरेक्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बैंक के चेक की भांति बोला। कभी कभी पूछ लेता है बैंक के चेक की भांति किसने DPSP को किसने बोला है, तो प्रोफेसर KT शाह ने बोला है। और पूछ लेता है कि संविधान की आत्मा यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान की आत्मा है किसने बोला है, तो ये ग्रैमनेल ऑस्टिन ने बोला है। वहीं हम तेज़ी से इसके कुछ आर्टिकल की बात करते हैं, तो आप नोट कर लेना और अपने बेयर एक्ट में से देख लेना। आर्टिकल 38, 39A, 39D, 39 to 40, 42, 43, 44, 45, 48, 48A जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। तो आर्टिकल 48A जरूर देख कर जाना। 49, 50, 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि की बात करता है। वहीं हम बात करते हैं भाग 4A की, जो 51A में जोड़ा गया था, जिसमें 11 तरह की कर्तव्य दिए गए हैं। 11वां जो कर्तव्य है वो 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार जो था उसके द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भाग 4A जो है स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया था, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य जो है USSR यानी रूस से लिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है ज़्यादा कि जो मूल कर्तव्य है वो कहाँ दिया है, तो भाग 4A में दिया गया है। आर्टिकल 51A के क्लॉज में दिए गए हैं। कितने प्रकार के कर्तव्य हैं, 11 प्रकार के कर्तव्य हैं। 11वां कर्तव्य जो है 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ये किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था, ये सरदार स्वर्ण सिंह की
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये किस देश से लिया गया है? तो ये USSR यानी रूस से लिया गया है। तो इतना याद करके जाना, बाकी डिटेल में आप देख लेना, मिल जाएगा। वही हम कुछ बात करते हैं भाग 5 अनुच्छेद 51 से 151 तक दिया गया है, जो द यूनियन यानी संघ के नाम से है। तो हम बात करते हैं राष्ट्रपति। तो आर्टिकल कौन कौन से देख लेना आप। देखो मैं स्पीड से बता रहा हूँ, अनुच्छेद, बाकी आप बेरक से पढ़ लेना। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 72। आर्टिकल 72 जो है क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति के लिए। आर्टिकल 73 आर्टिकल फिर उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। आर्टिकल 63, 64, 65, 66, 67, 69, 69, 71। वही हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री का जो पद है 74(1) में दिया गया है। तो हम बात करते हैं 74, 75। 75 क्लॉज 1 पढ़ना है। 75 क्लॉज 1A जो है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकते। यानी मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के 15% से सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती। तो ये जो है 75 क्लॉज 1A में है। 91 में संविधान संशोधन 2003 द्वारा ये प्रोविजन जोड़ा गया था कि 15% से अधिक जो है मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं हो सकते लोकसभा के। और आर्टिकल 75(2) पढ़ना है। 75(3) भी काफ़ी पूछता है एग्जाम में, जो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये 75(3) में दिया गया है, यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये आर्टिकल भी कभी कभी पूछ लेता है। वही हम बात करते हैं जो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है वो 161 में दे रखी है। बाकी तो यहाँ से पूछ लेता है और कोई आर्टिकल राज्य। वहीं भारत का महान्यायवादी, तो आर्टिकल 76 में दे रखा है भारत का महान्यायवादी। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, भारत के महान्यायवादी यानी आर्टिकल 76 से, और उधर राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल 165 तक। तो उधर आर्टिकल 165, इधर आर्टिकल 76, दोनों के बीच में जो अनुच्छेदों का गैप है वो 89 प्लस करोगे तो राज्य की साइड वाला निकल जाएगा। जैसे भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है, तो आर्टिकल 76 में जैसे ही 89 जोड़ोगे तो वो राज्य का महाधिवक्ता निकल जाएगा। तो आर्टिकल 165 यानी 165 हो जाएगा। वहीं अगर संसद का गठन की बात करें तो 79 में दे रखा है, अगर इसमें 89 जोड़ दोगे तो राज्य की विधानमंडल निकल जाएगा, यानी 168 में राज्य का विधानमंडल दे रखा है। राज्यसभा 80 में दे रखी है, तो उधर विधानसभा में अगर राज्यसभा में 89 जोड़ोगे तो उधर विधान परिषद निकल जाएगा। उसी तरीके से जो लोकसभा 81 में दे रखी है, तो 81 में अगर जो है 89 जोड़ोगे तो उधर की जो है 170 में विधानसभाएँ निकल जाएगा। यानी 8 जो संघ वाले अनुच्छेद हैं 76 से, अगर उसमें 89 जोड़ोगे तो राज्य वाले जो विधानसभाएं, विधान परिषद वगैरह जो राज्य वाले प्रोविज़न है आर्टिकल 165 से, वो उसका प्रोविज़न इधर संघ वाले में 89 जोड़ने पर राज्य वाला प्रोविज़न निकल जाएगा। तो वही हम बात करते हैं तेज़ी से। आर्टिकल 83 पढ़ना है, 84, 85, 86, 87, 89, 93, 98 जो संसद का सचिवालय की बात करता है 98। वहीं 102 सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन निरर्हताओं की बात करता है। आर्टिकल 105 संसदीय विशेषाधिकार की बात करता है। आर्टिकल 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करता है। वहीं नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 109 धन विधेयक। आर्टिकल 1010 यानी 110 धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बात करता था, पूछ लेता धन विधेयक की परिभाषा कहाँ दे रखी है। तो आर्टिकल 110 में दे रखी है। आर्टिकल 111, 112 में बजट दे रखा है, यानी वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में। आर्टिकल 112 बजट की बात करता है। 113, 114, 115, 116, 117, 123 जो राष्ट्रपति को वीटो पावर प्रदान करता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की वीटो पावर आर्टिकल 1, 2, 3, 123 में दे रखी है, ये जरूर पढ़ कर जाना। फिर बात करता है संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका जो है फिलहाल 2019 से जो है सुप्रीम कोर्ट में 34 यानी 33+1 जज हैं, ऑनरेबल जस्टिस हैं 34, जिनकी जो अवधि है वो 65 वर्ष होती है। और इसका प्रावधान 124 में दिया गया है।
इसमें जो है 124 एक बात करता है कितने जज होंगे, 124 दो कार्यकाल की पदावधि की बात करता है, 124 तीन योग्यताओं की बात करता है, 124 चार पद से हटाए जाने की बात करता है। जो साबित कदाचार और असमर्थता दो शब्द दे रखे हैं, इस आधार पर जो है राष्ट्रपति वो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, असमर्थता और साबित कदाचार। यह आर्टिकल 124 क्लॉज 4 बात करता है। वहीं 124 क्लॉज 6 बात करता है शपथ की, तो शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। 125 पर 126 127 129 अभिलेख न्यायालय की बात करता है, तो ये पढ़कर जाना है। वहीं जो है राज्यों से संबंधित यानी उच्च न्यायालयों का जो अभिलेख न्यायालय होगा वो 215 में होगा। और आर्टिकल 222 पढ़ लेना, 223 224 ए पढ़ लेना, 130 131 132 133 134 136 37 138 139 140 141 141 जो बात करता है वो बात करता है पूर्व न्याय की, इसे जरूर पढ़। और हाँ, क्यूरेटिव पिटीशन जो SLP होती है वो SLP जो है 136 में दे रखी, उसमें 137 में दे रखी है SLP, और जो है क्यूरेटिव पिटीशन आर्टिकल 137 में दे रखी है। वहीं आर्टिकल 141 में पूर्व न्याय का सिद्धांत है, ये पूछ लेता कि पूर्व न्याय का सिद्धांत संविधान में कहाँ दिया गया है, तो आर्टिकल 141 में। वहीं पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस जो बात करता है वो आर्टिकल 142 बात करता है। 143 पढ़ना है, 145 146 फिर बात पढ़ना है 239 A मैंने बताया ही था। 69 संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को NCR का दर्जा प्रदान किया गया था 239 AA में। फिर पढ़ना है 243 पढ़ना है, 243 A 243 B 243 C 243 E 243 F 243 I जो वित्त आयोग का गठन करता है उसकी बात करता है। वहीं 243 P Q R U Y तक पढ़ना है, 243 Y भी वित्त आयोग की बात करता है। फिर वही 243 के बाद पढ़ना है यहाँ से, हाँ इसका विशेष ध्यान रखना है, संविधान का भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 तक अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, यानी 245 से 263 तक काफ़ी अच्छे से देख कर जाना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा 245 से 43 से 263 तक। वहीं 263 में जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन की बात की गई है, और 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण की बात की गई है। वही हम बात करते हैं भाग 12 जो वित्तीय संपत्ति सीमाओं से संबंधित है, तो यहाँ से जो पूछता है 269 ए पूछेगा, 279 ए जो GST परिषद का गठन किया गया है 101 में संविधान संशोधन द्वारा ये पूछ लेगा, 280 में वित्त आयोग का गठन की बात करी गई है। और हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं अभी फ़िलहाल जो है 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। उसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, यानी जो 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। उससे पहले 15वां वित्त आयोग था जिसके अध्यक्ष जो थे वो NK सिंह थे, जो 15वें वित्त आयोग के नाम से था, जो 2021 से 2026 तक लागू था। और वित्त आयोग में जो एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य होते हैं। वहीं आर्टिकल 296 पढ़ना है, आर्टिकल 300 पढ़ना है, आर्टिकल 301 से 304 तक, 309 से 320 तक जरूर देख कर जाना है। भाग 14 जो है 309 से 320 तक, खासकर 312 और हाँ 310 में प्रसाद का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर, प्रसाद का सिद्धांत इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर, आर्टिकल 310 यानी 310 में दिया गया, तो इसके लिए ज़रूर देख कर जाना। वहीं लोक सेवा आयोग की बात करता है 312, और संघ और राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, तो ये ज़्यादातर पूछता है संघ और राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, तो ये आर्टिकल 315 बात करता है। वहीं हम नेक्स्ट आर्टिकल 323 ए 323 बी जो भाग 9 ए में जोड़ा गया है, इसके लिए यानी ट्रिब्यूनल से संबंधित है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसके लिए ज़रूर देख करके जाना है। वहीं निर्वाचन से संबंधित भाग 15 कभी कभी पूछ लेता कि भाग 15 में क्या दिया गया है, निर्वाचन से संबंधित कौन सा भाग है संविधान, तो भाग 15 है निर्वाचन से संबंधित, और जो आर्टिकल 324 से 329 ए तक है, तो इसके लिए ज़रूर देख कर जाना।
वहीं भाग 16 जो बात करता है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात करता है। तो इसके लिए ज़रूर पढ़कर जाना, क्योंकि यहाँ से पूछ लेता है कि अंगल भारतीय से संबंध यानी एंग्लो इंडियन से संबंधित जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 331 में दे रखा है। वहीं बात करता है कि SC आयोग, ST आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग कहाँ दिया गया है। तो 338 में SC आयोग है, 338A में ST आयोग है, 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338B जो है वो 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा जोड़ा गया था। वहीं आर्टिकल 43 अनुसूचित जातियों की बात करता है, 342 अनुसूचित जनजातियों की बात करता है। फिर इसके बाद आता है, पूछ लेता है कि भाग 17 में क्या दिया गया है। तो भाग 17 में राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 17 जो 343 से 351 तक अनुच्छेद तक है। तो 341 से 351 अनुच्छेद जरूर पढ़कर जाना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। स्टार्टिंग 8वीं अनुसूची है, 22 भाषाएं हैं। और जो हमारे हिंदी भाषा की जो राजभाषा है उसकी लिपि जो होगी वो देवनागरी लिपि होगी। और 26 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। वहीं हम बात करते हैं इसमें जो भाषाएं जोड़ी गई थी, तो याद रखना 21, 71 और 92। 21 और 71 दोनों एक ट्रिक है, 21 और 71 जब दोनों को जोड़ोगे तो 92 होगा। यानी 21वें संविधान संशोधन और 71 में और 92 द्वारा ही भाषाओं में संशोधन किया गया था। तो जो 21वां संविधान था उसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और 71वां जो संविधान संशोधन 1992 हुआ था उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये 71वें संविधान द्वारा जोड़ी गई थी। वही 92 में संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं 92 में संविधान संशोधन 2004 द्वारा जोड़ी गई थी। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं संविधान में और 3 बार संशोधन हुए थे, 21, 71 और 92, याद रखना। बाकी नेक्स्ट हम बताते हैं, अब बात करते हैं भाग 18। तो याद रखना आपात उपबंध की बात करता है भाग 18 जो जर्मनी से लिया गया है। और ये आर्टिकल 352 से 360 तक है। तो मैं अनुच्छेद बताता हूँ, आप देख लेना। 352 पढ़ना, 353, 354, 55, 56 और 58, 60। आर्टिकल जो 38 है उसका भाग 3 जो यानी जो मूल अधिकार हैं वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। और आर्टिकल 359 359 में जो मूल अधिकार हैं वो स्वतः निलंबित नहीं होते हैं। और इसमें जो आर्टिकल 20 और 21 जो है किसी भी स्थिति में जो है इनका निलंबन नहीं किया जा सकता। किसी भी आपात स्थिति में ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो किसी भी आपात स्थिति में निलंबित नहीं होते हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है किसी भी आपात स्थिति में निलंबित नहीं होते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन सा अनुच्छेद है जो आपात स्थिति में भी निलंबित नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 20 और 21 याद रखना। 360 वित्तीय यानी 352 राष्ट्रीय आपात की बात करता है। 356 राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन की बात करता है। 360 वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। तो अभी तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। वही हम बात करते हैं आर्टिकल 366 की। तो आर्टिकल जो 366 है, तो 366 में जो भाषा परिभाषाएं डेफिनेशन क्लॉज, हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में डेफिनेशन क्लॉज यानी परिभाषा खंड कहाँ दिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो परिभाषा खंड है ये अनुच्छेद 366 में दिया गया है। तो ध्यान रखना 366 में परिभाषा खंड है। तो इसमें कौन कौन सी परिभाषाएँ पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो एक माल हो गई यानी गुड्स, 366 क्लॉज 12, 366 क्लॉज 12A में माल और सेवा कर यानी GST की बात हो गई जो 101 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 14 यानी 366 क्लॉज 14 उच्च न्यायालय की बात करता है। 366 क्लॉज 18 आपात की उद्घोषणा। 366 क्लॉज 24 SC जाति की यानी अनुसूचित जाति की बात करता है। 366 क्लॉज 25 ST जाति की बात करता है। तो ये इतना डेफिनेशन याद रखना कि डेफिनेशन क्लॉज अनुच्छेद 366 में दी गई है। खासकर SC ST ही पूछता है। तो 324 में SC, 325 में ST। वहीं हम संशोधन की बात करें तो संशोधन जो है भारतीय संविधान में एक बार पूछा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में कि भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है। तो याद रखना
और हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि जो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जो वर्ड यूज किया गया था वो कब जोड़ा गया था? आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका विशेष ध्यान रखना। बाकी भारत में सर्वप्रथम राज्य आपात यानी राष्ट्रपति शासन जो लगाता था वो 20 जून 1951 को पंजाब राज्य में लगा था। यानी याद रखना, सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन यानी राज्य आपात जो लगा था वो 20 जून 1951 में पंजाब में लगा था। फिर उसके बाद 1959 में केरल में लगा था। फिर 1977 में 9 राज्यों में लगा था जब जनता पार्टी की सरकार थी। फिर 1980 में भी कांग्रेस की सरकार ने 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया, यानी 1951, 1959, 1977, 1980 4 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। वहीं हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट की। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, संशोधन में बता रहा था 3 प्रकार से हो सकता है वो, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन। तो ये 3 प्रकार से होता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। वहीं भाग 21 बात करता है अस्थायी असंक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की। तो इसमें जो है खासकर याद रखना है कि कौन कौन से वो हैं अनुच्छेद जिसमें विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 370 में एक चीज़ पूछ लेता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में पूछा था, BHUK में भी पूछा था कि जो 370 का जो स्ट्रक्चर है वो किसने तैयार किया था। तो ये गोपालास्वामी अयंगर जो थे, उन्होंने अनुच्छेद 370 का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट। तो ड्राफ्टिंग जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन वही 370 की जो ड्राफ्टिंग की थी वो गोपालास्वामी अयंगर ने की थी। तो इसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखना, कई एग्जाम में ये पूछ चुका है, एंट्रेंस में भी पूछ चुका है, कई न्यायिक सेवाओं में पूछ चुका है। वहीं अनुच्छेद 370 पहले विशेष उपबंध प्रदान करता था जम्मू कश्मीर को, लेकिन 2019 में इसके लिए समाप्त कर दिया गया, यानी आंशिक रूप से 2019 में समाप्त कर दिया गया, 30 अक्टूबर 2019 में किया गया। और वहीं हम बात करते हैं 371 महाराष्ट्र, आप पढ़ लेना 371 से लेकर 371 तक बारी से देख लेना। फिर उसके बाद आर्टिकल भाग 22 अनुच्छेद 393 से 395 में कई बार पूछा कि भाग 22 या फिर पूछ लेगा के संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो मैक्सिमम जो कानून है, सारी कानूनों की में जो है ये संक्षिप्त नाम वगैरह स्टार्टिंग में दिया होता है, जबकि संविधान में लास्ट में दिया गया है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना कि संक्षिप्त नाम और प्रारंभ की जो बात करता है वो भाग 22 बात करता है। तो भाग 22 में जो अनुच्छेद 393 यानी 393 में वो संक्षिप्त नाम की बात करता है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो भारत का संविधान होगा। वहीं 394 प्रारंभ वर्ड दिया गया है। 394 में बात की गई है हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, यानी उनकी बात करता है जो 98 में संविधान संशोधन 1987 द्वारा जोड़ा गया। वहीं बात 395 जो अनुच्छेद है वो निरसन की बात करता है। तो ये जो है संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे जो बात करते हैं। वही इसके साथ साथ पढ़ना, अब तक 22 विधि आयोग आ चुके हैं। 22 में विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो ऋतुराज अवस्थी हैं। 21 में विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान थे। तो इतना याद रखना। पहला विधि आयोग जो बना था वो 1833 में बना था, उसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। तो इसका ध्यान रखना है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो रेखा शर्मा हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो बना था वो 1990 में बना था। वहीं कुछ इम्पोर्टेंट है, संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस अनुसूची में क्या दिया गया है। वहीं संविधान में 3 वो अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची दी गई थी, जिसकी जो सूची थी एक संघ सूची, एक समवर्ती सूची, एक राज्य सूची। तो जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो है 3 प्रकार की दी गई थी। तो उसमें जो है संघ सूची में 97 प्रकार की प्रविष्टि दी गई हैं, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 प्रकार की दी गई हैं। लेकिन वर्तमान में 100 प्रकार की सूची संघ सूची में, 61 राज्य सूची में, 52 समवर्ती सूची में। तो ये याद रखना, मैक्सिमम पूछता है कि संघ जो
7वीं अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है, तो 7वीं अनुसूची बात करती है राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची की। और फिर नेक्स्ट पूछ लेता है कि संघ सूची में कौन कौन सी सूची प्रविष्टि दी गई है, राज्य सूची में क्या क्या दिया गया है, समवर्ती सूची में क्या क्या दिया गया है। तो मैं मोटा मोटा कुछ बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट जल्दी जल्दी। तो जैसे संघ सूची जो बात करता है, संघ सूची में रेलवे, डाक, बैंक, जनगणना, सेवा कर, विदेशी मामले, नागरिकता, रिजर्व बैंक, पेट्रोलियम, ये मुद्दे जो हैं संघ सूची के विषय के हैं। वही राज्य सूची में पुलिस, कारागार, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, पशुपालन, ये इस राज्य सूची के विषय हैं। वहीं समवर्ती सूची में दंड विधि, प्रक्रिया विधि, शिक्षा, विद्युत, कोविड-19 से संबंधित पूछा था BHU के एग्जाम में कि कोविड-19 जो है किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची के विषय हैं। वहीं हम बात करते हैं कुछ संशोधन की, तो मैं बता देता हूँ, आप देख लेना। इम्पोर्टेंट संशोधन फर्स्ट देखना है 24वां 36वां, जिससे सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 36वें संविधान संशोधन से। वहीं 42वां 44 52 61वें संविधान संशोधन से मतदान करने की उम्र जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो 61वां पढ़ना है। 71वां 73 74 के बाद 86 के बाद 91 92 97, जिसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यानी भाग 9B जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 ZS से 243 ZT तक था। 100वां 101वां जो था वो GST से संबंधित था। 102वां OBC आयोग से संबंधित था। 103वां 10% आरक्षण से संबंधित था। 104वां जो है SC ST को जो आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। वहीं 105वां संविधान संशोधन जो था वो 102वां जो हुआ था उसमें जो शक्तियाँ समाप्त कर दी गई थी वो इसमें पुनः प्रदान कर दी गई। 106वां जो संविधान संशोधन है उसमें नारी बंधन अधिनियम आया, जिसमें महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण की बात करता है, जिससे एक अधिनियम आया था नारी बंधन अधिनियम 2023। तो लेटेस्ट जो संशोधन हुए हैं अभी तक वो 106 संशोधन हुए हैं। 106 में संशोधन 128 में विधेयक था ये, जो 2023 में आया, 28 सितंबर 2023 में आया था। वहीं अब हम महत्वपूर्ण कुछ वादों की बात करें तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कुछ केस, खासकर केस शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, IR कोलो, इनरी रोयप्पा, ये केस देख कर जाना है। जो लेटेस्ट केस हैं मैं उसमें से कुछ बता देता हूँ। SR सिफा वर्सेस कर्नाटक राज्य। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेस्ट केसों की। तो लेटेस्ट केसों में कुशल कालरा वर्सेस भारत संघ जो 2020 में आया था, सुप्रीम कोर्ट का 3 जजों की बेंच ने दिया था। कोविड-19 से पीड़ित व्यक्तियों के घर में कोई भी पोस्टर उससे संबंधित नहीं लगा चिपका सकता, ये दिया था। वही नेक्स्ट केस था जैकब पुलिस भारत संघ 2022 का, जो कोविड-19 में जो वैक्सीन थी वो लगाना अनिवार्य नहीं था, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जैकब पुलियल वर्सेस भारत संघ। वही नेक्स्ट था जनहित अभियान वर्सेस भारत संघ, 3-2 के रेशियो से जजमेंट आया था, चीफ जस्टिस UU ललित थे वो। तो ये बात करता था कि EWS जो 10% आरक्षण है वो वैलिड है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन था झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार 2022 का, जस्टिस चंद्रचूड़ और हेमा कौली थे, जो 2 फिंगर टेस्ट अवैध घोषित कर दिया था। वहीं विवेक नेक्स्ट केस था विवेक कुमार शर्मा वर्सेस भारत संघ 2023 का, 5 जजों की बेंच थी, 4-1 के रेशियो से जजमेंट आया था, जिसने जो नोटबंदी के फैसले को में जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसे वैध ठहराया, विवेक कुमार शर्मा वर्सेस भारत संघ 2023 के केस में। वहीं हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं SR सिफा वर्सेस कर्नाटक राज्य 2022 का, जो हिजाब से संबंधित था। SR सिफा वर्सेस कर्नाटक राज्य 2022। नेक्स्ट केस था भारत के महान्यायवादी वर्सेस सतीश और अन्य 2021 का केस था, जो स्किन टू स्किन जो कॉन्टैक्ट है उसको भी रेप माना था। केस था भारत के महान्यायवादी वर्सेस सतीश और अन्य। वहीं नेक्स्ट केस था मोहम्मद लतीफ़ वर्सेस जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश 2022 का, जिसमें कहा गया था कि दफनाई गई बॉडी को कब्र से वापस नहीं निकाल सकते, यह आर्टिकल 21 का वायलेशन है, तो ये केस था। वही NG पेरारी बेलन वर्सेस स्टेट 2022 का केस था, जिसमें राजीव गांधी के जो हत्यारे थे उनको रिहा कर दिया गया आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए।
वहीं मैं कुछ समितियां और उनके नाम बताता हूँ, कौन सी समिति किससे संबंधित थी। तो कभी कभी समितियों से भी पूछ लिया जाता है। न्यायमूर्ति GS वर्मा समिति जो थी वो 2013 में दंड विधि में जो संशोधन हुआ था उससे संबंधित थी। यानी न्यायमूर्ति GS वर्मा समिति 2013 में दंड विधि संशोधन से संबंधित थी। वहीं रामानंद समिति जो थी वो क्रीमी लेयर से संबंधित थी, जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4A जोड़ा गया था। वहीं सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 जो था उसमें 42वें संविधान 1976 द्वारा जो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, यानी भाग 4A जोड़ा गया था, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया था। वहीं जो केंद्र और राज्य से संघ से संबंधित है, केंद्र और राज्य से संबंधित समितियां हैं वो थी सरकारी आयोग 1983 में आया, पुंछी आयोग 2007 में आया, राजमन्नार समिति 1969 में आई, चितालगढ़ समिति 1996 में आई। वहीं लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 5 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। वहीं हम बात करते हैं प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट्स कमेटी, तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, वो भी सारे लोकसभा से। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं और कहाँ कहाँ से होते हैं। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। वहीं प्राक्कलन समिति में पूछ लेता है तो 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 राज्यसभा से, लोकसभा से होते हैं। वहीं नेक्स्ट कोठारी समिति बनी थी जिनका नाम था कोठारी, DS कोठारी। तो ये भारतीय उच्च सिविल सर्विस में परीक्षा तथा भर्ती संबंधी नीतियों एवं विधि एवं शिक्षा से संबंधित थी कोठारी जी। वहीं जो बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिपंचायती राज संस्थाओं के गठन के बारे में बात की है। वहीं पंचायत से संबंधित कुछ और समितियाँ थीं, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, LV सिंघवी समिति, संथानन समिति, सादिक अली समिति। वहीं जो मल्होत्रा कमेटी बनी थी 7 जनवरी 2022 को, तो प्रधानमंत्री जब पंजाब गए थे तो उस समय जो उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई थी उससे संबंधित जो समिति बनाई गई थी उसकी जांच से संबंधित, तो वो मल्होत्रा कमेटी थी जो 7 जनवरी 2022 में बनाई गई थी। यानी उनका नाम था इंदु मल्होत्रा, जो अध्यक्ष थी। 5 सदस्यीय समिति थी जिसकी अध्यक्ष थी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा थी। वहीं रणवीर सिंह समिति 2020 में बनी थी, जो अभी BNSS और BNS से जो आया है उसके जो आपराधिक यानी जो आपराधिक कानून थे उसकी समीक्षा के लिए जो एक कमेटी का गठन किया गया था, तो वो रणवीर सिंह समिति थी जो 2020 में बनी थी। तो इसको ये पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि लेटेस्ट है ये। जो आपराधिक कानून की 3 संहिताएँ थी, IPC, CRPC, एविडेंस, उनकी समीक्षा के लिए जिस समिति का गठन किया गया था वो रणवीर सिंह समिति थी जो 2020 में गठित की गई थी। आई होप आप समझ गए होंगे। काफ़ी सारा मैंने कंटेंट इतनी छोटी वीडियो में समझाने की कोशिश की है, शायद आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ कि ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी कमी हो तो कमेंट में बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय।